हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करने वाले हैं हम। ठीक, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का पढ़ाई कराती हूँ, केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट कराती हूँ, तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। तो हम और जो आपके फिजिक्स और बायो के सॉल्यूशंस होंगे वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं नीतीश सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। तो क्लास 10th का सैम्पल पेपर आ चुका है, बहुत दिन हो गया। आई होप आपने उसे देखा होगा और ट्राई भी किया होगा उसे सॉल्व करने का। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम कितने मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स आपको 80, कितने आवर्स मिलने वाले हैं आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं उस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो ये बोलते हैं कि टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो आप लोग जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उसको प्रैक्टिस कर करके टाइम मैनेज कीजिए कि कैसे इस क्वेश्चन को इतना टाइम लगाना है, इतना इसमें हो पाएगा। तो वहाँ आप बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, तब आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक, तो टाइम का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितने हमारे पास कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट बोला गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। तो टोटल क्वेश्चंस आपको कितने सॉल्व करने हैं? 39 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 5 सेक्शंस में डिवाइड है। क्लियर? कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास? टोटल 39 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शंस कितने होंगे? 5 सेक्शंस होंगे। क्लियर? फर्स्ट सेक्शन, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आप लोगों के लिए सारी क्वेश्चंस कंपलसरी है, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस भी गिवन होंगी, मतलब 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, वहां पे से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको उन दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। ओके, ऐसा नहीं करेंगे कि 2 पार्ट, उसमें एक क्वेश्चन है उसमें 2 दिया हुआ है, फिर एक क्वेश्चन है उसमें 2 दिए हुए हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, इसका जो आता है वो बना देते हैं, इसका जो आता है वो नहीं। आपको जहां पे और लिखा है उनमें से एक ही चीज को सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? अगर आप दोनों को सॉल्व कर देंगे तो जिस क्वेश्चन को आपने पहले सॉल्व किया सिर्फ उसी की मार्किंग मिलेगी आपको, बाकी लैप्स हो जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी को आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक, इंटरनल चॉइसेस समझ आ गई। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो सबसे पहले आपके पास जो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 39 में से तो 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स होने वाले। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है हर चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि उससे आपको पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। उस 20 में से आपके कुछ लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे 17 to 20, वो आपका असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी देखना है। ठीक, जब आप तैयारी करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी देखना है। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में सिर्फ 6 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट। ओके, ओनली 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप के, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सेक्शन सी में देखिए 7 क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट टाइप पे लिखना है। एक वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा सा आंसर देना है आपको, और नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप, मतलब थोड़ा सा आपको वहां पर समझाना है कि क्या हो रहा है। ओके, कुछ एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं कि ये दिया तो 1 वर्ड में लिख दिया, वैसा नहीं, कुछ आपको वहां पे लिख के बताना है कि ये ऐसा हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है वहां पर 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स। और एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलने वाले हैं? 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का होगा। ठीक, फिर सेक्शन ई है। सेक्शन ई में आपको कितने मार्क्स? सेक्शन ई में आपके 3 क्वेश्चन है। 3 में सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम्स में केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होंगे, और अभी भी आपने क्वार्टरली एग्जाम दिया होगा, जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली दिया होगा, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो यहाँ भी आपके एनुअल एग्जाम में भी केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड। यूनिट्स ऑफ असेसमेंट ऑफ 4 मार्क्स, और हर केस बेस्ड से आपको कितने मिलने वाले हैं? 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। आपको 39 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 5 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। ओके, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और कितने? 6 रहेंगे, 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन
2 मार्क्स। ओके, सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क, और सेक्शन डी में रहेंगे 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और उसमें ईच क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। फिर है सेक्शन ई। सेक्शन ई कंसिस्ट 3 क्वेश्चन, 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन पेपर क्लियर है कि कितना आने वाला है, कितने सेक्शंस होने वाले, कितने किस तरह से नंबर डिवाइड है वहां। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना अपना क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है, ये देखते हैं, रीड करते हैं। द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू, ओके, द चेंज ऑफ कलर इन द चेंज ऑफ कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर। ओके, लिटमस पेपर कैसा है? मॉइस्ट है। मॉइस्ट मतलब वो गीला है, वाटर कंटेन्ड है वहां पर। ओके, in the given setup is due to presence of acid, presence of base, third option दिया presence of H plus ion in the solution, presence of litmus which act as an indicator। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये एक सेटअप दे दिया हुआ है इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 टेस्ट ट्यूब दिख रहे होंगे, उनमें कुछ मिक्स किया जा रहा है, इधर भी कुछ हो रहा है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि चेंज हो रहा है, लिटमस पेपर का कलर क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो लिटमस पेपर का कलर कब चेंज होता है? जब वो H प्लस आयन या OH माइनस आयन के कांटेक्ट में आता है, तब लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। इतनी बात तो आपको क्लियर है। ठीक, और लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है केमिकल एसिड और कौन बेस है। ठीक, लिटमस पेपर का काम क्लियर हो गया कि उसका कलर कब चेंज होता है? जब वो H प्लस आयन या OH माइनस आयन के कांटेक्ट में आता है, तब लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस पहले इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ आपको टेस्ट ट्यूब दिया हुआ, उस टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब, फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया है? सोडियम क्लोराइड लिया गया है। फिर यहाँ ऊपर से ड्रॉपर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड लिया गया, और सोडियम क्लोराइड है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें ऊपर से क्या डाला जा रहा है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाली जा रही। मतलब यहाँ पर अब रिएक्शन होगा, उसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स होगा तो कुछ तो रिएक्शन होगा ना वहां पर। तो उसी तरह से तो यहाँ पर क्या होगा? एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ सोडियम क्लोराइड लिया गया, सोडियम क्लोराइड में क्या डाला गया? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला गया। तो जब आप इसे डालेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होगी उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनने वाला है, ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? क्या बनेगा? आप लोगों ने सभी ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था कि जो सोडियम होता है वो ऊपर में होता है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, फिर हाइड्रोजन थोड़ा सा नीचे, और उससे नीचे कौन होता है? कॉपर होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने देखी होगी। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ सोडियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? उससे लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये सोडियम बोलेगा, सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये सोडियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, उसके प्लेस से हटा देगा, और खुद कहाँ आ जाएगा? इस हाइड्रोजन का प्लेस पर। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। तो सोडियम यहाँ पर हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और खुद हाइड्रोजन के प्लेस पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? Na2SO4। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर बचा। अब ये हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं रहेगा, यहाँ पर क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक गैस बना लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर फाइनली मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर रिएक्शन होगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे क्या? सोडियम सल्फेट प्लस HCl। रिएक्शन देख लीजिए, 2 और यहाँ पर
2HCl। तो यहाँ पर इस तरफ के टेस्ट ट्यूब में देखिए, नीचे पर ये तो कंपाउंड जो ये बना हुआ है प्रोडक्ट, ये नीचे में रहेगा वहां पर टेस्ट ट्यूब के अंदर, और HCl गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में तो वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर एक कॉर्क लगा हुआ है, इस कॉर्क को क्यों लगाया गया है, ताकि HCl जो है वो पूरा जैसे ही बने और वो पूरा निकल के तुरंत एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आ जाए, नहीं तो ऐसा होगा तो पूरा HCl गैस निकल जाएगा, फिर हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ठीक। तो इसलिए इस कॉर्क लगाया गया। फिर यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब है ताकि HCl गैस उस डिलीवरी ट्यूब से निकले और हम ये पहचान सके कि वहां पर क्या निकल रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, उसका ऑब्जर्वेशन कर पाए। तो जैसे ही ये HCl गैस निकलेगी और यहाँ पर एक मॉइस्ट लिटमस पेपर रखा हुआ है, तो जैसे ही ये HCl गैस मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी, मॉइस्ट लिटमस पेपर यानी उस लिटमस पेपर को गीला किया गया है, वेट किया गया है, वहां पर वाटर कंटेंट है। तो आप सभी जानते हैं कि जब एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो एसिड क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, मींस एसिड जो है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, क्लियर। और यहाँ पर H+ आयन प्रेजेंट हो जाता है, और जैसे ही ये H+ आयन लिटमस के कांटेक्ट में आता है, ये आपका लिटमस पेपर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ से आ रही है HCl गैस। ये HCl गैस जैसे ही इस वाटर के कांटेक्ट में आएगी, किस में डिसोसिएट हो जाएगी, H+ और Cl- आयन में। H+ कहाँ, इस लिटमस पेपर पर। तो जैसे ही H+ आयन लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक, क्लियर। ये समझ आ गया कि यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा था। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यों लिटमस पेपर का कलर वहां चेंज हुआ था, क्योंकि वहां H+ आयन प्रेजेंट था, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ एसिड, नो, क्योंकि सिर्फ एसिड के प्रेजेंस होने से नहीं होगा, ओके। प्रेजेंस ऑफ बेस, नो। प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, यस, राइट। जब उसमें H+ आयन प्रेजेंट होगा तब वो सॉल्यूशन जब एसिड जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, जब वाटर के साथ मिक्स होता है और जब H+ आयन रिलीज करता है, तभी लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही जो ड्राई फॉर्म में जो रहेगा उससे कलर चेंज नहीं होता। जब जो एसिड है या बेस सॉल्यूशन, बेस जो है उसका जब हम वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आयोनाइज होता है H+ और OH- आयन में, ओके। एसिड जो H+ निकालेगा, बेस जो OH- आयन देगा। तो जब ये H+ और OH लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आते हैं, तभी लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, ठीक, क्लियर, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पर जो वो सॉल्यूशन बन गया था वाटर का, फिर वो एसिड के कांटेक्ट में आया। HCl क्या है, एसिड है, तो वो जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आया, एसिड क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, H+ आयन को लिबरेट कर दिया, और H+ आयन जैसे ही लिटमस पेपर ने देखा कि H+ आयन है, तुरंत लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, क्योंकि लिटमस पेपर जैसे ही H+ या आयन या OH- आयन के कांटेक्ट में आता है, तुरंत कलर चेंज करता है और हमें इंडिकेट करता है कि ये जो सब्सटेंस है, जो केमिकल लिया गया है, वो एसिड है कि बेस है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द redox reaction देखिए, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मींस जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मैं क्लियर कर देती हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, एक सेकेंड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट। रिडक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, एक सेकेंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसको बोला जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to H2O। नेक्स्ट है, यहाँ बोल फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि इस गिवन रिएक्शन में MnO2 is reduced to MnCl2। MnO2 जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है MnCl2 में, मींस मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो किस में रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीज क्लोराइड में। एंड HCl is oxidized to H2O, और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, H2O में। ओके, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to Cl2। MnO2 का रिडक्शन हो रहा है और HCl ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसमें, Cl2 में, यानी HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो किसमें चेंज हो जा रहा है, Cl2 में। नेक्स्ट दिया हुआ है MnO2 is oxidized to MnCl2। मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, MnCl2 में, एंड HCl is reduced to Cl2, और HCl जो है उसका रिडक्शन हो रहा है किसमें, Cl2 में। फिर दिया है MnO2 is oxidized to MnCl2 and HCl is reduced to H2O। MnO2 is oxidized to MnCl2। MnO2 जो ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, MnCl2, एंड HCl is reduced to H2O, और HCl जो है वो रिड्यूस होके क्या बना रहा है, H2O। तो अब यहाँ पर रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन में क्या हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक, तो रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर MnO2। ओके, MnO2 प्लस 4HCl क्या बन रहा है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस O2। क्लियर, ये हो रहा है। यहाँ देखिए MnO2 को देखिए, ठीक, क्योंकि MnO2 भी दिया और HCl, तो पहले सबसे पहले MnO2 को देखते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, मैग्नीज क्लोराइड में। तो यहाँ पर मैग्नीज से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन। ओके, तो यहाँ MnO2 से ऑक्सीजन का रिमूव होके वो क्या बना रहा है, MnCl2। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन। तो MnCl2 रिड्यूस्ड टू MnO2 रिड्यूस्ड टू MnCl2, ये फर्स्ट होगा। तो इनमें देखिए ये दोनों में ही रिडक्शन दिया है, MnO2 is reduced to MnCl2, यहाँ तो ये दोनों में ये दिया हुआ है। ठीक, अब HCl के केस में देखिए, HCl से यहाँ HCl जो है वो किस में कन्वर्ट, HCl किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। मींस यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ से HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक, HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना को हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो HCl जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है। ठीक, HCl में से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, उससे रिमूव हो जा रहा है और क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। तो HCl is oxidized to क्लोरीन। क्लियर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि MnO2 is reduced to MnCl2। मैग्नीज जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है किसमें, MnCl2 में, और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, क्लोरीन में। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबोव सेटअप। तो यहाँ पर सेटअप देख लेते हैं। सेटअप में क्या दिया हुआ है, सेटअप में मैग्नीशियम रिबन है, उसको टोंग से पकड़े हुए हैं और यहाँ पर उसको बर्न किया जा रहा है, ओके, बर्नर के थ्रू, और वॉच ग्लास में, और वॉच ग्लास में क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश आ रहा है। क्लियर,
तो अब यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या हो रहा है। तो इस सेटअप में क्या दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एक्टिविटी आपने की हुई थी, ठीक, हमने भी पढ़ा हुआ था, मैंने भी बताया था आपको चैप्टर 1 जब मैं पढ़ा रही थी, तब मैंने ये एक्टिविटी बहुत ही डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। तो देखते हैं, आपको पता होगा कि इस एक्टिविटी में होता क्या है, ठीक है, वो क्लियर होगा आपको, ठीक। ऑप्शन देखते हैं हम। ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्राउन पाउडर फॉर्म होता है क्या? नहीं, क्योंकि जब मैग्नीशियम जो है उसको बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, विद डजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, स्पार्कलिंग जैसा, मतलब जैसे फुलझड़ी जलती तो मस्त अच्छा ब्राइट कलर जैसे निकलता है ना, वैसे ही चमकता हुआ वो बर्न होता है और वाइट ऐश मिलता है वहां पर। ये जो ऐश है ना, वो वाइट कलर का होता है। तो ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, नो, वाइट पाउडर फॉर्म होता है। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इट इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ गया? यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व ही नहीं होता ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही कोई मिल्की कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जब लाइम वाटर से पास होता है तो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो यहाँ पर तो गैस इवॉल्व ही नहीं हो रहा ना। रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर? 2mg plus O2 is equals to 2mgO, ये बनता है, ठीक। तो थर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवॉल्व ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो हाँ, डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, बहुत ही वाइट लाइट, बहुत ही चमकदार लाइट होती है, बहुत चमकती है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। फोर्थ हम देख लेते हैं, रेडिश ब्राउन गैस विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व। तो ऐसा कुछ भी वहां हमने ऑब्जर्व नहीं किया था, तो ये तीन ऑप्शंस जो हो गए वो रॉन्ग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, ओके। थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट दिया हुआ है, with the reference of 4 gases, carbon dioxide, carbon monoxide, chlorine and oxygen, which one of the option in the table is correct? तो आपको ऐसा टेबल दे दिया हुआ है, ये डिफरेंट गैसेस दे दिए हुए हैं आपको, और क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं ABC, और तो उनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। एसिडिक ऑक्साइड, अच्छा, तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए उसमें से एसिडिक ऑक्साइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन, ओके। तो अब देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं? हमने ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में भी डिस्कशन किया था मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो कार्बन के जो ऑक्साइड्स होंगे यहाँ पर दो दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही एसिडिक इन नेचर होंगे, ठीक। तो ये तो ठीक है, ए बी सब में वही दिया, तो ये एसिडिक वाला तो ठीक है। बाद वाले में चलते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो हमने देखा था वो क्लोरीन, जब हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने देखा कि क्लोरीन जो होता है वो वाटर ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है उसको। तो क्लोरीन राइट, करेक्ट। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं। थर्ड में चलते हैं, हाँ, क्लोरीन का यूज हम करते हैं ट्रीटमेंट वाटर में, ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता वहाँ, क्यों? ऑक्सीजन तो उसमें डिजोल्व होती है भाई, ठीक। इसमें क्या करते हैं? क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कीटाणु नाशक बोल सकते हैं आप इसको, यानी कि वो जो जर्म्स होता है उनको वो किल कर देता है, मार देता है वो, ठीक। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है? ऑक्सीजन होता है प्रोडक्ट? नहीं, आप तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, आप लेते हैं ऑक्सीजन को अपने अंदर, और बाहर क्या निकलता है, रिलीज क्या करते हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, तो रेस्पिरेशन हुआ। तब ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। अब थर्ड देखिए, थर्ड में यहाँ पर ये सॉरी ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है आपके प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का। तो यहाँ तक तो ये वाली लाइन जो है वो सही जा रही थी, ऑप्शन सी, ये दोनों, ये वाला रॉन्ग हो गया था, ये वाला रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं किया जाता जर्मिनेट ट्रीटमेंट के लिए, ओके।
उसके बाद दिया है प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन, तो जब भी इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था जब मैं मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ा रही थी। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, क्योंकि जो एसिडिक ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कि हमको चारों को देखना है ना कि चारों में कौन सा जो ऑप्शन है वो चारों के प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है। ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है on placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution, it will be observed that the ferrous sulfate solution, okay, copper coin है, on placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate, यहाँ ध्यान से पढ़िए, on placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate, तो यहाँ green ferrous sulfate का ये हो गया green ferrous sulfate। ठीक, इस ग्रीन फेरस सल्फेट में हमने क्या डाल दिया है? कॉपर का कॉइन डाला है। ओके, ये क्या हो गया? FeSO4 का सॉल्यूशन, ये पूरा आपका टेस्ट ट्यूब बना देते हैं और ये जो है वो कॉपर का कॉइन है। ठीक, इट विल बी ऑब्जर्व दैट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? ठीक, यहाँ पर फेरस सल्फेट और किसके बीच रिएक्शन हो रहा है? कॉपर के बीच, क्योंकि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने क्या ऐड कर दिया है? कॉपर ऐड कर दिया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। टर्न्स ब्लू एंड अ ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन, मतलब टर्न्स ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन, तो ये जो सॉल्यूशन का ग्रीन कलर था वो ब्लू हो जाएगा और जो कॉपर का जो कॉइन है उस पर कुछ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो जाएगा, ये बोल रहा है वहाँ। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि टर्न्स कलरलेस एंड अ ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन लिया है वो कलर चेंज होके क्या बना देगा? कलरलेस हो जाएगा और ग्रे सब्सटेंस जो कॉपर कॉइन पर डिपॉजिट हो जाएगा। ऑप्शन सी है टर्न्स कलरलेस एंड अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा और ये जो कॉपर कॉइन है उस पर ग्रे सब्सटेंस जो है, सॉरी रेडिश ब्राउन जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, सब में बोल रहे कलर चेंज होगा, लेकिन क्या कलर चेंज होगा ये अभी हम देखने वाले हैं। रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। ठीक, तो ये चार ऑप्शंस दिए थे। क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि जब फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में आप क्या डाल रहे हैं? कॉपर कॉइन डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या रिएक्शन होगा। तो अब आप याद कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ हाइड्रोजन नीचे की तरफ, हाइड्रोजन के नीचे होता है कॉपर और ऊपर की तरफ होता है आयरन, तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? यहाँ पर दो मेटल्स दिए हुए हैं ना आपको, आयरन और कॉपर, तो आयरन और कॉपर में से रिएक्टिव कौन होगा? आयरन रिएक्टिव होगा। क्यों रिएक्टिव होगा? क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर साइड आता है। तो जो भी मेटल जो हाइड्रोजन के अप साइड पर आते हैं वो सब क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक, और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, या कलर चेंज वाला जो केस देखा था वो आपने देखा, मैंने भी बताया था कि कलर चेंज कब होता है कि जब हाईली रिएक्टिव मेटल को आप डालते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में। तो यहाँ में हम क्या कर रहे हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। आप हाईली रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में क्या डाल रहे हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक, तो वहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो कॉपर है वो वीक है, फेरस जो स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई रिएक्टिविटी है उसकी, और कॉपर की रिएक्टिविटी इतनी नहीं है कि वो फेरस को यहाँ पर फेरस को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर पाए। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो फेरस सल्फेट जो है उसका कलर ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था, तो वो ग्रीन कलर का ही सॉल्यूशन रहेगा और कॉइन भी जैसे का तैसा ही रहने वाला है। तो ऑप्शन डी रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक, ऐसा क्यों नहीं हुआ ये समझ आया, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो हाईली रिएक्टिव, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वही डिस्प्लेस कर पाते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से उस मेटल को।
ठीक। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हाईली रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में लीस्ट रिएक्टिव मेटल डाले, बहुत ज्यादा लीस्ट, बहुत ही कम होती है इसकी रिएक्टिविटी कॉपर की, तो वो कॉपर जो है वो फेरस के सॉल्यूशन में से फेरस को जो Fe को, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, होगा ही नहीं, तो कलर चेंज तो होने ही नहीं वाला, तो रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया ना। अब नेक्स्ट दिया है, अनीता एडेड अ ड्रॉप each of dilute acetic acid and diluted hydrochloric acid on the pH paper and compared the colors. Which of the following is correct? Okay, क्या कौन कौन से एसिड दिए हुए हैं आपको? एसिटिक एसिड दिया हुआ है, डाइल्यूट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है। ठीक, दोनों कलर्स को आप किस में डाल रहे हैं, सॉरी दोनों जो एसिड्स हैं उनको आप डाल रहे हैं पीएच पेपर में, जिससे आपको कुछ कलर ऑब्जर्व होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन? तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो पीएच वैल्यू आने वाली है, पीएच पेपर में कलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत 14 कलर्स दिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बीच में ग्रीन कलर होता है, ग्रीन से आप जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वो रेड की साइड चेंज होते चले जाता है, येलो, फिर येलो से ऑरेंज, ऑरेंज पिंक, पिंक से रेड, और जब उसके राइट साइड पर आप जाते हैं तो वो पर्पल या ब्लूइश कलर में चेंज होते जाता है। तो इधर जो रेड कलर वाली साइड होती है वो एसिडिक साइड दिखाती है, और जो ब्लूइश कलर की होती है वो हमें क्या बताती है, बेसिक नेचर को बताती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पीएच पेपर, और उस पे हर एक स्पेसिफिक कलर के लिए पीएच की वैल्यू पता चलती है हमें। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन कि पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि पीएच एसिटिक एसिड की जो पीएच वैल्यू आने वाली है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक, ये क्लियर। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो पीएच है वो कम होगा किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड जो वो कंप्लीटली सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगी। एंड फोर्थ है, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो आपको पता है कि मैंने भी आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हमारे पास 3 मेन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही एसिड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और ये जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl, और जो ये एसिटिक एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है। तो इन दोनों एसिड का आपने एक एक ड्रॉप पीएच सॉल्यूशन में डाला, पीएच पेपर पे डाला, तो आपको कलर ऑब्जर्व होंगे, पीएच वैल्यूज पता चलेंगी। तो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। ठीक, पहले पीएच पेपर का पीएच नंबर समझ लेते हैं हम। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ये डिफरेंट डिफरेंट पीएच के एक स्केल मैंने बना दिया है, इसमें कलर्स होते हैं। तो जब आप डालेंगे तो जो हायर एसिडिक नेचर जो होता है वो कब पता चलता है, जब जितना पीएच की वैल्यू कम होती है। लो पीएच पे हमें पता चलता है कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो केमिकल है वो एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। ठीक, जब पीएच की वैल्यू कम आती है, ये 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से इधर लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो एसिडिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ते जाता है। और 7 से जब राइट साइड पर जाते हैं तो इधर क्या होता है, बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होते चला जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब उसके लिए पीएच की वैल्यू क्या आएगी,
कम आएगी, क्योंकि पीएच जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर पीएच की वैल्यू जितनी कम होती है वो एसिड जो होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हम जब पीएच से लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो वैल्यूज कम होते जाती हैं और एसिडिक नेचर जो है वो एसिडिटी जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। ठीक, तो HCl के लिए पीएच की वैल्यू 1 आएगी। ठीक, बट एसिटिक एसिड कैसा है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए HCl की जो पीएच की जो वैल्यू है वो इस 6, 7 या 5, 6 के रेंज में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, क्योंकि यहाँ पीएच जो है HCl का वो 1 के समथिंग आने वाला है और जो पीएच है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो 1 के समथिंग आएगा, और जो एसिटिक एसिड है उसका जो पीएच है वो हो सकता है 5, 6 के रेंज में आए, यहाँ पर 5 या 6 के रेंज में। तो जो एसिटिक एसिड का पीएच है ये एसिटिक एसिड और ये HCl, तो एसिटिक एसिड का पीएच जो है वो 5, 6 के रेंज में आएगा, तो एसिटिक एसिड के पीएच की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया था, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सेकंड में बोला है कि एसिटिक एसिड का जो पीएच है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कम होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एसिटिक एसिड का पीएच कम हो गया इसका मतलब है कि वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, बट जबकि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता। लास्ट नेक्स्ट दिया हुआ था एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, तो मैंने एसिटिक एसिड को वीक एसिड क्यों बोला था, क्योंकि ये जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता। अगर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 100 में से हो सकता है 7, 8 मॉलिक्यूल्स, 10 या 15 मॉलिक्यूल्स ही जो है उसके वो डिसोसिएट हो पाएंगे, और बाकी जो है वो एसिटिक एसिड के ही फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेंगे, आयोनाइज नहीं होंगे। तो एसिटिक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नो, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर क्या है, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इथीन दिया हुआ है, ये क्या है, इथीन। ये दिया हुआ है CH3COOH, इथेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है इथेन। नेक्स्ट है क्या दिया, CH3CH2OH, इथेनॉल। ठीक, तो ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने देख लिया, क्या क्या दिया हुआ था। फर्स्ट दिया हुआ है A एंड B आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो सबसे पहले ये देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं। वो ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए थे, सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया अनसैचुरेटेड, तो ये चैप्टर्स जब आप अभी तो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, और जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी तब मैं ये क्वेश्चन फिर से समझा दूंगी वहाँ सीरीज में। ओके, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया, A एंड B आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो A को देखिए,
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, यानी कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बी भी बोला था तो बी देख लीजिए, इथेनोइक एसिड, तो यहाँ CH प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, बट डबल बॉन्ड किसके बीच प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला है वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, ठीक। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, अनसैचुरेटेड तो है बट हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सी देख लीजिए, सी तो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन बस है, लेकिन डी देखिए, और सिंगल बॉन्ड भी है तो सैचुरेटेड भी है। डी देखिए यहाँ बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उनको ही हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ जा रहा है, तो ये भी, हाँ ये सैचुरेटेड है बट हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो सी एंड डी आर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी रॉन्ग हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A टू C, तो क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का आप ऐड करें किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये जो A है वो C में कन्वर्ट हो जाएगा, होता है बिल्कुल होता है। जब हम यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, ये कहाँ पे लिखे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये हो गया आपका ए क्या है, C डबल बॉन्ड H, ये H, ये H, ये हो गया इथीन। इथीन में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है प्रेजेंस निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ऐड हो जाता है। तो ये आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज है, तो एडिशन रिएक्शन में आप ये पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये बनता है यहाँ पर कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A टू C, बिल्कुल ये चेंज होता है, तो ये ऑप्शन राइट। लास्ट देख लेते हैं, एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस B टू D, तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ है आपके बुक में और ये होता भी नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में जो B है वो D में चेंज हो जाए, ठीक। तो ये तीन ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, हमारा राइट ऑप्शन कौन है, सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A टू C। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये रिएक्शन जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। सो नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, तो हम देखते हैं कि हमें असर्शन क्या गिवन है, ओके। तो 17 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी एंड उसका रीजन क्या दिया, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो आपको असर्शन दिया हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यस ऑब्वियसली किया जाता है उसका यूज सिल्वर ब्रोमाइड का। रीजन क्या दिया हुआ है, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ लाइट प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, बट ये जो रिएक्शन है वो लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब कोई रिएक्शन लाइट ऑब्जॉर्ब करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, यहाँ लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नो फॉर दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो आपका करेक्ट है हियर, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ओके क्लियर, ये समझ आ गया आपको, ठीक। नेक्स्ट, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम is made by dissolving calcium hydroxide in excess of water. This solution is left exposed to air. The solution slowly goes milky as a faint white precipitate form. Explain why a faint white precipitate forms. Support your response with the help of chemical reaction. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन क्या दिया, आपको समझ आया कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है और उसको फिर
ऐसे ही खुला रख दिया गया। ओके, सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। तो जो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना है वहां पर उसको क्या किया गया, ऐसे ही खुले में रख दिया गया। तो खुले में रखने से क्या हो रहा है, एक्सपोज टू एयर, वो एयर के कांटेक्ट में आ गया। तो द सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो जो सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे कैसा होने लग गया, मिल्की होने लग गया, और साथ ही वहां पर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। एक्सप्लेन वाई अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन क्यों हुआ, देखिए यहाँ हम इसको बोर्ड में बताती हूँ मैं। ओके, तो जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन था उसको एयर के कांटेक्ट में रखा, एक्सपोज्ड कर दिया एयर में, तो जो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो किससे रिएक्शन कर लिया, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लिया उसने। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, और क्या बनेगा यहाँ पर, वाटर। तो यहाँ पर वो क्यों कलर चेंज हो गया, क्योंकि जब आपने उसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज वाइट प्रेसिपिटेट। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स मिल्की। ठीक, इतना आपको लिखना है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है यही कैसा होता है, यही वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। ठीक, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये हमने किया भी था। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से ही, इस रिएक्शन की वजह से कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जो लाइम वाटर है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसी के बनने की वजह से वो जो सॉल्यूशन होता है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। इसके ऑप्शन में भी आपको दिया था, ऑप्शन में भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल बिलो। ओके, तो एडेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर कौन कौन से मेटल दिए, आयरन को कॉपर दिया है, आयरन है, मैग्नीशियम, जिंक, और गैस इवॉल्व हो रहा है कि नहीं, तो कॉपर के केस में इवॉल्व हो रहा है, आयरन में इवॉल्व हो रहा है, ये दिया हुआ है। ओके, कॉपर में गैस इवॉल्व्ड में यस दिया हुआ है, आयरन में भी इवॉल्व होने दिया हुआ है, मैग्नीशियम में भी इवॉल्व हो रहा है ये दिया हुआ है, जिंक के केस में भी गैस इवॉल्व हो रहा है, ये गिवन है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं हमें, इन चारों ऑब्जर्वेशन में कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है ये हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके जो ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगा उससे रिलेटेड हमें केमिकल रिएक्शन भी लिख के देने। तो आपको मेटल्स कौन कौन से दिए हुए हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम। मेटल्स आपको गिवन है कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। ठीक, तो आपको याद होगा कि जब भी कोई मेटल होता है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है। कोई मेटल जो है वो बहुत जल्दी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, कोई जो होता है वो बहुत स्लोली करता है, और कोई जो रिलीज ही नहीं करता। ठीक, तो यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम ऊपर की तरफ होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जिंक वहां पर प्रेजेंट होता है, जिंक, उसके बाद आयरन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद सबसे तो जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो सारे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, कब, जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ पर देखिए, और जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कॉपर दिया हुआ है,
कॉपर के केस में गैस इवॉल्व हो रहा है, बट आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू पता है कि जो कॉपर होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, तो वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस जो है वो रिलीज नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी इतनी रिएक्टिविटी ही नहीं होती कि वो रिएक्ट कर पाए और वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाए। और रिएक्टिविटी सीरीज में भी कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, और जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर साइड पे आते हैं वो सब गैस रिलीज करते हैं, बट कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है तो वो गैस रिलीज नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कॉपर गैस इवॉल्व, ये ऑब्जर्वेशन तो रॉन्ग है। सेकंड दिया हुआ आयरन, तो आयरन देखिए हाइड्रोजन के अप साइड पे आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस रिलीज जो आयरन है वो गैस रिलीज करेगा, तो ये ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के केस में गैस इवॉल्व में नो लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम के केस में कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक। बट हम जानते हैं कि मैग्नीशियम तो हाईली रिएक्टिव है, वो तो करेगा ही इवॉल्व, तो ये ऑब्जर्वेशन भी उनका रॉन्ग है। फिर दिया हुआ है जिंक, जिंक के केस में क्या दिया हुआ है कि जिंक जो है वो गैस इवॉल्व करेगा, तो बिल्कुल जिंक भी देखिए हाइड्रोजन के अप साइड पे, तो जिंक भी गैस इवॉल्व करेगा। तो अब इसके लिए आपको बोला हुआ था कि गिव केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशंस भी लिखने हैं। तो यहाँ पर कौन कौन इवॉल्व कर रहा था, एक आयरन और दूसरा जिंक, ये दो ऑब्जर्वेशन सही थे, तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के लिए हम रिएक्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयरन था ना, तो Fe प्लस 2HCl क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ओके। यहाँ पर Fe जो हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये फर्स्ट आयरन के लिए हो गया। सेकंड हमने जिंक में देखा था, जिंक वाला ऑब्जर्वेशन सही था, तो Zn प्लस 2HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन का आंसर, ठीक, क्लियर, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन सी, और ये सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन एंड 27 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें आपको दिया हुआ है डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ए है बी सी से रिएक्ट कर रहा है और वो फिर क्या हो जा रहा है, ए सी बन जा रहा है एंड बी अलग हो जा रहा है। नेक्स्ट वाले में ए बी प्लस सी डी, तो वहाँ ए सी और बी डी बन रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड अबव in first and second, give one example for each type in the form of balanced chemical equation। तो आपको ये जो रिएक्शन दिया हुआ है किस टाइप का रिएक्शन है ये आपको पहचानना है और उसके फिर एग्जाम्पल्स भी देखने। तो यहाँ देखिए ए है वो BC से रिएक्ट कर रहा है, फिर क्या फॉर्म हो जा रहा है, AC, मतलब ए ने क्या किया, बी को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया और खुद कहाँ आ गया, बी के प्लेस पर, और बी अलग हो गया। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये है फर्स्ट जो रिएक्शन है वो कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, क्योंकि ए ने क्या किया, बी को उसके प्लेस से हटा दिया और खुद उसके प्लेस पर आ गया, यानी ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि ए जो होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा बी से, इसकी वजह से उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उस फिर क्या बोला है, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, अभी फेरस और कॉपर वाला दे सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उस पे हमने क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया, तो क्या हो जाता है, आयरन जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक, एक्वस, और यहाँ पर कॉपर, ठीक, ये डिपॉजिट हो जाता है, तो ये एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बोला था, गिव वन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल हमने दे दिया कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डालते हैं तो आयरन नेल क्या करता है, कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है और खुद फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस सी डी क्या बना रहा है, ए सी और बी डी। तो यहाँ पर देखिए बी के प्लेस पे कौन आ गया, सी, ठीक, ये ए के साथ कौन ऐड था, पहले बी ऐड था, अब बी के प्लेस पर कौन आ गया, सी आ गया,
और CD में देखिए C के प्लेस पे कौन आ गया, B आ गया, मतलब यहाँ पर B और C दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये जो सेकंड है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन किस टाइप का है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी एक्वस। तो ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक सेकेंड, यहाँ प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का और ये PPT और क्या बचा NaCl। तो रिएक्शन बैलेंस देख लीजिए, यहाँ आ जाएगा 2NaCl। तो ये यहाँ देखिए सोडियम के प्लेस पर कौन आ गया, बेरियम, और बेरियम के प्लेस पर कौन आ गया, सोडियम। तो ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 28 नंबर का, फिर डायग्राम दे दिया। ओके देखिए डायग्राम दिया हुआ है, सोडियम आयन दिख रहा, हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा, टाइटेनियम एनोड, माइल्ड स्टील कैथोड, ब्राइन, इधर ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप। Second, name the process that occurs, why is called so. Illustrate the reaction of the process with the help of a chemical equation. तो ये किसका प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस है, हमने इसके बारे में स्टडी किया था किस चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में स्टडी किया था हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में इसकी स्टडी की थी। ठीक, कौन सा प्रोसेस है ये प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड ब्राइन लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर सॉल्यूशन लिया जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिससे वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, इसी को ही क्या बोला जाता है, ब्राइन बोला जाता है। ठीक, इसमें से पास की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रिक वाटर में जाएगा वो सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो ये क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह वो किधर जाएगी, एनोड पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जो क्लोरीन है वो एनोड पर से रिलीज होगी और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर रिलीज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पर कौन रिलीज होगा, क्लोरीन, कैथोड पर कौन रिलीज होने वाला है, हाइड्रोजन, इन द अबो एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नेम द प्रोसेस दैट ऑकर्स, इसका नाम क्या होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्लोरीन गैस के साथ साथ अल्कली का भी फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्कली एंड क्लोरीन गैस बोथ आर formed, so this reaction या so this process is called chlor alkali process. Illustrate the reaction of the process with the help of a chemical equation. तो ये रहा आपके लिए केमिकल इक्वेशन। ठीक, बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 2। ठीक, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देख लीजिए, दो ये हो गया क्लोरीन, दो क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, हाँ रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, व्हाई इज डैमेज
of the ozone layer is cause for concern. What are its causes and what steps are being taken to limit this damage? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जो ओजोन लेयर है, आप सभी को पता होगा कि अर्थ के सराउंडिंग में एक ओजोन लेयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो ये ओजोन लेयर का लगातार डिप्लेशन होते जा रहा है, मतलब इसमें होल होते जा रहे हैं, ये खराब होते चला जा रहा है, ठीक है, छेद होते जा रहे हैं इसके बीच बीच में। तो ये जो हो रहा है वो हमारे लिए क्यों एक चिंता की बात है, कंसर्न की बात है कि क्यों हम उसकी तरफ ध्यान दें, ये पूछ रहा है वो। ठीक, फिर पूछा गया कि व्हाट आर इट्स कॉजेज, और इसके कॉजेज क्या है, जो यहाँ होल हो रहा है ओजोन लेयर में, जो होल्स हो रहे हैं, इसका डिप्लेशन हो रहा है, उसके कॉजेज क्या है, एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। और ये जो होल्स हो रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया गया है। तो सबसे पहली बात कि ये कंसर्न की बात क्यों है, क्योंकि ये जो ओजोन लेयर होता है वो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह वर्क करता है। जो सन से हमारे पास यूवी रेज आती हैं, तो ये जो यूवी रेज होती है उनको ये हम तक पहुंचने नहीं देता, वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। बट अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगा तो ये जो यूवी रेज होंगी वो हम तक पहुंच जाएंगी, जिससे ये यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती हैं और इनकी वजह से स्किन डिजीज बहुत सारे, यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये चिंता की बात है, कंसर्न की बात है, क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया तो यूवी रेज बहुत ज़्यादा आने लगेंगी, जिससे जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनको भी बहुत स्किन डिजीज, ह्यूमन को तो स्किन कैंसर तक हो जाएगा। इसलिए ये कंसर्न की बात है, ये आंसर दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि व्हाट आर इट्स कॉजेज, तो इसका मेन कॉजेज है कि जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एमिट होता है रेफ्रिजरेटेंट्स के रूप में, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो वो हाईली जो पॉइजनस गैसेस होती है, तो मेन सिंथेटिक केमिकल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा डिप्लेशन हो रहा है, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ होता है। तो इसकी वजह से इसका डिप्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, तो इसे रोकने के लिए एक पूरा यूनियन बना हुआ है कि मैनी डेवलपिंग, बहुत सी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव साइंड एंड आर ओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या किया है, एक साइन किया है कि जब जो ये हो रहा है, जो डिप्लेशन हो रहा है, वो अब जितना हो चुका है, कब तक, 1986 तक जितना उसका डिप्लेशन हो रहा है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एमिट हो रहा है वो अब उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ पाएगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो डिप्लेशन है वो कम से कम हो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कम से कम एमिट हो। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में क्या दिया हुआ है, सेक्शन डी का फर्स्ट यानी कि 34th क्वेश्चन है, सृष्टि heated ethanol with a compound A in the presence of a few drops of concentrated sulfuric acid. Okay, सृष्टि heated ethanol with a compound A in a presence of few drops of concentrated acid and observed a sweet smelling compound B. ठीक है, इथेनॉल को किसी कंपाउंड ए के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड एंड स्वीट स्मेलिंग ऑफ कंपाउंड बी इज फॉर्म। व्हेन बी इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स बैक इथेनॉल एंड अ कंपाउंड सी। और जब बी को ट्रीट किया जाता है, व्हेन बीज मतलब जो वहां पर बना होगा कंपाउंड, उसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये फिर से क्या बना रहा है, इथेनॉल एंड कंपाउंड सी। ओके, तो आपको ये पूरे रिएक्शन पहले लिखने पड़ेंगे, तब आपको ध्यान में आएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया, आइडेंटिफाई ए एंड सी, give one use each of compound A and B, write the chemical reaction involved and the name the reaction। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन ही देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इथेनॉल दिया गया था। ठीक, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH। इथेनॉल को आप क्या करा रहे थे, किसी कंपाउंड ए के साथ रिएक्शन करा रहे थे, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आपने उसका रिएक्शन कराया था, तो यहाँ पर क्या बना हुआ था, यहाँ पर बना था कुछ कंपाउंड बी बना हुआ था जिसका स्वीट स्मेल था। ठीक, तो जब भी आपको स्वीट स्मेल
ऐसा दिया होगा कि इंडिकेशन में दिया होगा कि स्वीट स्मेल आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर एस्टर बना हुआ है, ठीक। और एसिटिक एथेनॉल है, एथेनॉल कब एस्टर का फॉर्मेशन करता है? जब एथेनॉल एसिड से रिएक्ट करता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड प्रेजेंट होगा उसमें आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपने डाला तो वहां पर ब्रिस्क इफर्विसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक। और जब जिस टेस्ट ट्यूब के लिए रिलीज होगा उससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर? ये उसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो गया, ठीक। इथेनोइक एसिड इन दोनों में से किसी के से रिएक्शन करके सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा और ब्रिस्क इफर्विसेंस रिलीज होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसके लिए। रिएक्शन क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड CH3 COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या बना लेगा, यहाँ पर सॉल्ट बना लेगा। क्या बन जाएगा, CH3COO Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस यहाँ पर क्या निकलने वाला है, यहाँ वाटर। ओके, तो रिएक्शन हो गया। रिएक्शन देखिए बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। तो ये हो गया रिएक्शन, ठीक। क्लियर? ये ब्रिस्क इफर्विसेंस वाला, इससे आप पहचान जाएंगे, मतलब यही आपको लिखना है कि विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ इथेनोइक एसिड व्हेन वी ऐड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इन इथेनोइक एसिड gives brisk effervescence and evolve carbon dioxide gas which turns lime water to milky। इतना आपको वहां पर लिखना है और ये रिएक्शन आप लिख देंगे। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 2 students decided to investigate the effect of water and air on iron object under identical experimental conditions. They measured the mass of each object before placing it partially immersed in 10 ml of water. After a few days, the objects were removed, dried, and their masses were measured. ओके, द टेबल शोज देयर रिजल्ट। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिया और वो इफेक्ट देखना चाहते हैं वाटर का उन ऑब्जेक्ट्स पर। तो उन्होंने एक नेल लिया, एक थिन प्लेट लिया और उसके बाद मास ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर रस्टिंग इन ग्राम। तो यहाँ पर उन्होंने उनको वाटर में इमर्ज करने से पहले उसका मास देख लिया। तो नेल का मास कितना आया 3, थिन प्लेट का मास आया 6। उसके बाद जब उन्होंने 10 डेज तक के लिए कितना डेज दिया है, 10 ml ऑफ वाटर आफ्टर अ फ्यू डेज। तो फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसका फिर से वेट मेजर किया। तो यहाँ वेट कितना आया, मास ऑफ द कोटेड ऑब्जेक्ट इन ग्राम 3.15 एंड 6.33 ग्राम्स है। ये तो हो गया दिया हुआ है जो क्वेश्चन केस। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। What might be the reason for the varied observations of the 2 students? तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि what might be the reason for the varied observation of the 2 students। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स ने reasons for the varied observation of the 2 students। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट है और स्टूडेंट भी, एक ने नेल लिया था, एक ने थिन प्लेट लिया था। तो दोनों ने ही तो रस्ट किया, मतलब पानी में डाला तो वहां पर रस्टिंग हुआ होगा। तो ये जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन क्यों मिला, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि यहाँ पर जो नेल था उसमें उसका मास कितना था 3 ग्राम, लेकिन रस्टिंग के बाद उसका मास कितना 3.15 ग्राम, यानी उसका मास कितना इंक्रीज हुआ 0.15 ग्राम। थिन प्लेट के केस में 6 ग्राम था मास, लेकिन रस्टिंग के बाद मास कितना हो गया 6.33 ग्राम हो गया। तो दोनों के मास में एक का 3.15 ग्राम हुआ, मतलब से उसका 1.15 ग्राम इंक्रीज हुआ, और जो नेक्स्ट थिन प्लेट था उसका सिर्फ उसका 0.33 ग्राम इंक्रीज हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा वेरिएशन क्यों? क्योंकि दोनों ही वाटर के कांटेक्ट में थे, तो दोनों का अलग अलग मास इंक्रीज क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है, ये रस्टिंग की वजह से हुआ, ये तो क्लियर है। तो रस्टिंग का प्रोसेस होता है वो सरफेस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा खुला सरफेस होगा, जितना ज्यादा सरफेस होगा, उतना ज्यादा रस्टिंग होगा वहां पे। तो जो आयरन नेल होता है, आयरन नेल छोटा सा, उसका सरफेस भी छोटा सा, बट जो थिन प्लेट है उसका थिन प्लेट बहुत बड़ा सा थिन प्लेट, बट थिन प्लेट आयरन नेल के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही होगा ना।
तो वहां पर रस्टिंग भी ज्यादा होगा। ठीक, इसी वजह से ड्यू टू सरफेस एरिया, नेल हैज स्मॉल सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई जो रस्टिंग इज लेस एंड द thin plate has large surface area and rusting is more. So the mass of the coated object after rusting is large than the iron nail. क्लियर? तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? यहां मैं लिख देती हूं, as the surface area of B, surface area of B means thin plate is larger than A. So rusting is more in thin plate. ठीक, ये लिखेंगे आप आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हाँ, दिया हुआ है इन अनदर सेटअप द स्टूडेंट कोटेड आयरन नेल्स विथ जिंक मेटल एंड नोटेड दैट आयरन नेल्स कोटेड विथ जिंक prevents rusting. They also observed that zinc initially acts as physical barrier, but an extra advantage of using zinc is that continuous to prevent rusting even if the layer of zinc is damaged. Name the process of the rust prevention and give any two other methods to prevent रस्टिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक दूसरे एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट ने क्या किया, आयरन नेल पर जिंक का कवर लगा दिया, तो जो जिंक का कवर था वो डैमेज होते जा रहा था। तो जो आयरन नेल पर जिंक के कवर लगाने का जो ये प्रोसेस होता है जिससे कि जिंक का लेयर तो डैमेज हो जाता है बट जो आयरन होता है वो सेफ रहता है, उस पर उसका रस्टिंग नहीं हो पाता। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ओके, ये आपने पढ़ा होगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन, TION। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो और क्या पूछा हुआ है हमसे? गिव एनी टू अदर मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो और क्या मेथड यूज कर सकते हैं? ऑयलिंग यूज कर सकते हैं हम। ऑयलिंग के बाद क्या यूज कर सकते हैं? पेंट करके भी उसको सेव किया जा सकता है, पेंटिंग करके, या जो आयरन सरफेस होता है उस पर अलॉय का जो परत लगा करके भी कर सकते हैं, अलॉइंग। तो ये 3 और मेथड्स है जिसके थ्रू हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को, ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके और ग्रीसिंग करके भी, ग्रीसिंग का यूज भी किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके आंसर। फिर क्या दिया और मैं क्वेश्चन दिया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ आयरन रस्टिंग विल ऑकर मोस्ट, सपोर्ट योर आंसर विथ वैलिड रीजन। ओके, तो यहाँ पर ये नोट कर लिया था, तो इसके लिए आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है A, B और C, आपको 4 दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, उनमें दिया हुआ है। A में देखिए इन चारों में से किस में रस्टिंग सबसे ज्यादा होगा ये बताना है। तो फर्स्ट है आयरन बकेट इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ जिंक। तो ये आयरन बकेट है इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ जिंक, मतलब उसमें जिंक की लेयर चढ़ी हुई है। फिर दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैविंग आयरन वायर्स कवर्ड विथ एल्यूमिनियम। तो ये इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं जिसमें एल्यूमिनियम की कवर चढ़ी हुई है इसमें। फिर दिया हुआ आयरन हिंग्स ऑन अ गेट। तो ये आयरन हिंग्स गेट में लगी हुई हैं। पेंटेड आयरन फेंस, और आयरन फेंस है वहां पर जिनको पेंट किया गया। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में भी वहां पर उसके सरफेस पर जिंक की कवर लगी हुई है, मतलब वहां पर रस्टिंग नहीं होने वाला। इसमें भी एल्यूमिनियम का कवर चढ़ा हुआ है वहां पर, तो वहां पे भी रस्टिंग नहीं होगा। फोर्थ वाले में यहाँ पर पेंट किया हुआ है, बट जो थर्ड वाला था आयरन हिंग ऑन अ
गेट। इसमें आयरन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, एटमॉस्फेयर के, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में इस वजह से इसमें तुरंत ही क्या होगी, रस्टिंग की प्रोसेस होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। क्यों करेक्ट है, बिकॉज iron rings are indirect contact of moisture and oxygen। ठीक, क्योंकि आयरन हिंग्स में क्या होगी, सबसे ज्यादा बोलना चाहिए रस्टिंग होगा, क्योंकि आयरन हिंग्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जिससे कि इसमें रस्टिंग जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, सो द रस्टिंग विल बी मोर ऑन आयरन हिंग्स। ये लिख लिया आपने, करेक्ट। ये समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन, ओके।